दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें या तो संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है या थोड़ी बहुत आती है। आप लोगों ने बहुत कमेंट किया, सर संस्कृत का भी कुछ बता दीजिए। हम इसीलिए ये वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि संस्कृत में हम भी एक्सपर्ट नहीं हैं। हम केवल आपको संस्कृत को कैसे हल करना है, जब हमें संस्कृत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो, हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हम आगे की वीडियो बनाएंगे, वरना हम ये मात्र छोटी सी वीडियो बनाने वाले हैं 20-30 प्रश्नों की। उससे ज़्यादा प्रश्न हम इस वीडियो में नहीं रखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, हमें केवल हिंदी को समझना है, बाकी की संस्कृत के बारे में हमें नहीं जानना है। यहाँ श्रवण शब्द दे रखा है, यहाँ पद्धति दे रखा है, भाषा शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित विशेष बल। यानी हमें समझ में आया कि श्रवण पद्धति में, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में इनमें से कौन सा कथन सबसे अधिक बल देता है। दोस्तों, हम हिंदी की वीडियो में भी आपको ये चीज़ बता चुके हैं कि जो भी ऑप्शन वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ हो वो ऑप्शन सबसे सकारात्मक होता है, और मातृभाषा का भी ऑप्शन, ये भी शब्द सकारात्मक में आता है। लेकिन अगर वास्तविक जीवन का कोई ऑप्शन है, बाकी कोई भी ऑप्शन कितना भी सकारात्मक हो वो कभी भी सही नहीं होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है, क्योंकि ये पहला ऑप्शन वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए। व्याकरण अध्ययन अध्यापने। दोस्तों, व्याकरण अध्ययन के अंतर्गत चेतना और उत्तेजना क्या कहलाते हैं, यानी क्या हैं। किम का मतलब होता है क्या और अस्ति का मतलब होता है। दोस्तों, हमें इनके मतलब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें केवल थोड़ा बहुत समझ के प्रश्नों को हल करना है। दोस्तों, पहला ही शब्द दिखाई दे गया पृथक, और ये नकारात्मक है। हम हमारी पिछली जितनी भी वीडियो हैं उन सभी में बता चुके हैं कि पृथक शब्द हमेशा नकारात्मक में प्रयोग होता है, और कंठस्थीकरण ये भी नकारात्मक में प्रयोग होता है, हम ये भी बता चुके हैं। यानी इसका दो ऑप्शन बचे सही हो सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है दोस्तों, क्योंकि ये ऑप्शन बड़ा भी है और सही भी है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्कृष्ट है, यानी सर्वोत्तम है। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई ऑप्शन बाकी तीन ऑप्शनों से बहुत बड़ा हो तो उसका सही जवाब 99.99% वही ऑप्शन होता है जो बाकी तीन ऑप्शनों से बहुत ही अधिक ज़्यादा बड़ा हो। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के रूप में सफल शब्दकोश का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, भाषा शब्दकोश प्रयोग को प्रोत्साहन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि। दोस्तों, ना का अर्थ होता है नहीं। आपको दो चीज़ समझनी है, नस्ति और ना, ये दोनों नहीं हैं, यानी ये दोनों शब्द लग जाएंगे तो प्रश्न नकारात्मक होगा। इनमें से कौन सी विधि समाचीना का होता है उपयुक्त नहीं है, यानी नकारात्मक बताना है। आपको यहाँ ये शब्द दिखाई दे रहा होगा अड़ंगाना, ये हमेशा सकारात्मक में प्रयोग होता है। और संदर्भ, यहाँ संदर्भ भी सकारात्मक में प्रयोग होगा संस्कृत के अंतर्गत। और शब्द उच्चारण ज्ञानम ये भी सकारात्मक है। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, क्योंकि ये नकारात्मक है। ये हमने हिंदी में भी देखा था कि अगर कोई संदर्भ में कोई नवीन शब्द आता है तो उसका उत्तर हमें तुरंत बच्चों को उसका जवाब नहीं बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रामाणिक श्रव्य का कौन सा उदाहरण है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, रेडियो प्रसारण। दोस्तों, प्रामाणिक शब्द में आते हैं समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, इस तरह की चीज़ें। और जो कोई प्रसिद्ध लेखक या लेखिका होती है उनके द्वारा अगर कोई छोटा मोटा लेख लिखा जाता है तो वो भी प्रामाणिक लेख में आता है। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षा सफलता निम्नलिखित में से किस पर आश्रित है, यानी निदानात्मक जो परीक्षा है उसकी सफलता इनमें से किस पर आश्रित होगी। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अधिगम प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो दोषपूर्ण
दोषाणा जो चीज़ें होती हैं यानी उनके दोषों के बारे में जानकारी करने से ही हम, जब तक हमें बच्चों के दोषों की जानकारी नहीं होगी तब तक हम निदानात्मक प्रक्रिया नहीं अपना सकते। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की कक्षा में कोई छात्रा स्वयं, आत्मन का दोस्तों स्वयं होता है, प्रथम भाषा यानी पहली भाषा में अधिगम के अंतर्गत कठिनाई का अनुभव करती है। दोस्तों अगर पठन रुचिकर नहीं होगा तो ये ऑप्शन नकारात्मक होगा। दोस्तों वो कठिनाई का अनुभव इसलिए करती है क्योंकि विद्यालय की भाषा उसके घर की भाषा की तुलना में औपचारिक होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। ये प्रश्न हिंदी में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कथा श्रवण छात्र। दोस्तों कथा श्रवण से छात्र निम्नलिखित कार्यों में से सहायता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों अनुशासन, अनुशासन शब्द आ गया यानी नकारात्मक, ध्यान लगाना यानी नकारात्मक, और आनंददायक वातावरण ये भी नकारात्मक। दोस्तों संस्कृत में आनंददायक चीज़ें केवल काव्य के रूप में अगर प्रयोग की जाएंगी तो ही सकारात्मक होंगी, और कल्पना शक्ति का विकास करना ये तो हिंदी में भी सबसे सकारात्मक ऑप्शन था। अगला प्रश्न है, छात्राओं की लेखन योग्यता के मूल्यांकन में सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी। दोस्तों ये प्रश्न हिंदी में भी पूछा गया था, सेम टू सेम, केवल यहाँ संस्कृत के शब्दों के साथ पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बच्चों के अनुभव पर आधारित ऑप्शन यानी सबसे सकारात्मक। और ये चीज़ हम पहले ही प्रश्न में बता चुके हैं। अगर कोई चीज़ बाहर से लाकर बच्चों के पढ़ाई से उनके अनुभव के आधार पर जोड़ी जाती है या बच्चों के जीवन की चीज़ें पढ़ाई में जोड़ी जाती हैं वो हमेशा सकारात्मक होती हैं। अगला प्रश्न है, पहले उदाहरण पढ़ाना फिर नियम बताना, ये कौन से अभ्यास यानी किस पद्धति के अंतर्गत आता है। दोस्तों हम आपको पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं कि ना से होता है नियम और ना से होता है निगमनात्मक, यानी नियम बताना निगमनात्मक के अंतर्गत आता है और पहले उदाहरण देना ये आगमन विधि के अंतर्गत आता है। इसको याद रखने के लिए ऊ से उदाहरण और ऊ से ही बनता है आ, और आगमन विधि ऊ से आ यानी आगमन विधि, उदाहरण आगमन विधि, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में साहित्य सामग्री का प्रयोग हम पढ़ाने और अधिगम में किस लिए कर सकते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है, भाषा के कार्य में नए शब्द भंडारण के लिए। नियम के लिए दोस्तों हम नहीं कर सकते हैं, अधिगम में दुर्बलता के लिए भी नहीं कर सकते हैं, और उच्चारण का विकास के लिए भी नहीं कर सकते हैं। केवल इसका एक जवाब सही है ऑप्शन ए, नए शब्द भंडारण के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इनमें कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगीज, रूसी भाषा कौन से अध्ययन के अंतर्गत संतुति की गई है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अतिरिक्त भाषा के रूप में इसकी संतुति की गई है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में कोई छात्रा मलयालम भाषा तीसरी भाषा के रूप में सीखती है और कक्षा में वह परस्पर संपर्क के माध्यम से 1 वर्ष के अंतर्गत ही पठितु यानी पढ़ना और बोलना ये दोनों चीज़ें सीख जाती हैं। इसे क्या कहते हैं। दोस्तों इसे कहते हैं भाषा अधिगम, क्योंकि उसने वो भाषा सीख ली और सीखना होता है अधिगम, यानी भाषा अधिगम कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान भाषा अधिगम के अनुसार यानी दो कथन समाचीने का मतलब होता है सही हैं। पहला है, त्रुटियां अधिगम का क्षेत्राणी यानी अधिगम, त्रुटियां अधिगम होती हैं ये कथन गलत है, व्यवधान पैदा करती हैं ये भी कथन गलत है, यानी उन्हें सही कर देना चाहिए ये सही है, और फीडबैक देती हैं ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा। दोस्तों सेम प्रश्न हिंदी में भी पूछा गया था। अगर आपने हमारी हिंदी की वीडियो अभी नहीं देखी है तो आप हमारी हिंदी की वीडियो को भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि हमने पेडागोजी को कैसे हल करना है उस वीडियो में विस्तार से बताया है, और वो ही सारी चीज़ें संस्कृत में लागू होती हैं।
अगला प्रश्न है, व्याकरणस्य अधिगमे प्रक्रियात्मक ज्ञानम कथ्यते, यानी व्याकरण के अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, कार्य और प्रयोग। ये चीज़ें बच्चों के लिए सकारात्मक होती हैं। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त कथा क्या है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, संक्षिप्त कथा होती है कथनात्मक लेखनम, वर्णनात्मक लेखनम नहीं होती, विश्लेषणात्मक भी नहीं होती और तुलनात्मक भी नहीं होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, कथनात्मक लेखनम होती है। अगला प्रश्न है, दोस्तों प्रामाणिक पाठ कौन सा है इनमें से। दोस्तों हमने पहले भी बताया था कि संदर्भ जो भी ऑप्शन है वो सकारात्मक है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, संदर्भ शब्द, संदर्भ के अनुसार मौलिक पाठ पढ़ना ये सकारात्मक होता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय के शिक्षण में बहुभाषावाद क्या है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अध्ययन के अंतर्गत यानी पढ़ते समय जो एक से अधिक भाषाओं का उपयोग किया जाता है वो बहुभाषावाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 का शिक्षक शब्द ज्ञान कराने के लिए संभाषण गतिविधि के लिए चर्चा कराता है और वह बहुत सी वस्तुओं को कक्षा में लेकर आता है। भाषा अध्ययन के संदर्भ में इन वस्तुओं को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन वस्तुओं को जाना जाता है ऑप्शन डी, रियालिया। और वैसे भी हमने पहले प्रश्न में बताया था, वास्तविक जीवन यानी बाहर की वस्तुएं, बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई के अंतर्गत चीज़ें यूज की जाती हैं वो सकारात्मक होती हैं, यानी ऑप्शन चौथा सही है, वास्तविक वस्तु कहते हैं उन्हें। अगला प्रश्न है, काव्य अध्ययन अध्यापन में मुख्य प्रयोजन क्या होता है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, हम पहले भी बता चुके हैं, आनंद और बच्चों का मनोरंजन, ज्ञान, ये सभी चीज़ें काव्य के अंतर्गत सकारात्मक होती हैं। रसास्वादनम के अनुसार मूल्यांकन, ये बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपभाषा है। दोस्तों देश की भाषा सामाजिक उपभाषा नहीं हो सकती है, किसी क्षेत्र की भाषा भी उपभाषा नहीं होती है। इसका सही जवाब है किसी समुदाय या समूह की उपभाषा हो सकती है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का प्राचीन संस्कृति भाषा नस्ति। दोस्तों इनमें से कौन सी प्राचीन सांस्कृतिक भाषा नहीं है, यानी शास्त्रीय भाषा, क्लासिक लैंग्वेज। दोस्तों उड़िया, तमिल, मलयालम, हिंदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी हिंदी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षा की अवधारणा, नास्ति का मतलब होता है नहीं है। दोस्तों प्रतिपुष्टि सकारात्मक होता है, अवबोध्य ये भी सकारात्मक होता है और भाषा शिक्षणस्य कार्यम ये भी सकारात्मक होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, निवेश उपकरणानि। अगला प्रश्न है, भाषा अधिग्रहण अस्ति, यानी भाषा अधिग्रहण है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, स्वाभाविक तथा अवचेतनम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रतिपादित करती है। दोस्तों हमने पहले ही बता दिया था कि मातृभाषा शब्द सबसे सकारात्मक में आता है अगर किसी भी ऑप्शन में जीवन या जीवन से संबंधित चीज़ें नहीं हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है, क्योंकि यहाँ मातृभाषा की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, दोस्तों ऐसे ही छोटी छोटी शब्दों से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत को अगर आप सीखने जाएंगे तो आपका जब तक समय निकल जाएगा। आप ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से प्रश्नों को हल करना सीख लीजिए। प्रामाणिक सामग्री ना का मतलब होता है नहीं है, निम्नलिखित में से किसे प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, प्रसिद्ध लेखस्य लघु कथम। दोस्तों ये तो इसका सही जवाब नहीं है,
क्योंकि प्रसिद्ध लेखकों के जो लघु कथा होती है वो प्रामाणिक सामग्री होती है और समाचार पत्र ये तो प्रामाणिक सामग्री है ही। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो जलवायु परिवर्तन पर लेख लिखा गया है वो प्रामाणिक सामग्री नहीं है। अगला प्रश्न है, कोई अध्यापक पाठ्य पुस्तक आधारित निम्नलिखित प्रश्न पूछता है और प्रश्न इस प्रकार है। मानो तुम कक्षा के दर्शक हो और उस दिन अपने अनुभव को याद करके, स्मरण का मतलब होता है याद करना, संध्या काले दैनिक यानी उस दिन संध्या काल का विवरण लिखिए। दोस्तों, बच्चों के अनुभव पर आधारित अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका सबसे सही जवाब ऑप्शन बी होता है, यानी बहिर्वेशन प्रश्न। उसका सबसे सही जवाब होता है बहिर्वेशन प्रश्न। बच्चों के अनुभव पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी बहिर्वेशन प्रश्न होंगे। यानी आप यहाँ कुछ भी लिख दीजिए बच्चों के अनुभव के आधार पर। प्रश्न आप बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं कि आज आपने घर से आते समय कौन कौन सी चीज़ें देखीं। ये प्रश्न भी बहिर्वेशन प्रश्न होगा। या आप बच्चों से ये पूछ लीजिए कि आज आप खाने में क्या क्या खाकर आए हैं। ये भी प्रश्न बहिर्वेशन प्रश्न होगा। यानी बच्चों के उनके अनुभव के आधार पर पूछा गया प्रश्न बहिर्वेशन प्रश्न होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्य का प्रयोजन है। दोस्तों, हम पहले भी बता चुके हैं कि काव्य का प्रयोजन बच्चों का मनोरंजन और अधिगम में उनका मूल्यांकन यानी उनकी समीक्षा करना मनोरंजन और मस्ती के साथ, ये काव्य का प्रयोजन होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर आप ऐसी और वीडियो लेकर आइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो हम आगे और वीडियो लेकर नहीं आएंगे। अगर आपको पसंद आती है तो हम 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी प्रश्न हैं एक साथ आपको समझा देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दोस्तों, और एक बात, अगर आपने हिंदी की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।